देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग। जी हाँ, अभी ना बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चल रही है और इतनी ज़्यादा बारिश में बिजली चमक रही थी। मैं घर से छाता लेके जा रही थी, लेकिन फिर से मुझे याद आया कि सम नेचुरल फिनोमिना में मैंने एक चीज़ पढ़ी है, और वो क्या है कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म में हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बस वही सारे चीज़ें पढ़ने के बाद, ये सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप सबको वही चैप्टर पढ़ा दूँ कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए कुछ नेचुरल फिनोमिनाज के साथ। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 12 सम नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हम जानेंगे लाइटनिंग क्या होती है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी हमें देख रहे हैं हमारी ऐप के थ्रू, जिसमें आपको मिलती है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ फ्री नोट्स, 24/7 एक्सेस एंड आपको करियर काउंसलिंग के साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है। तो चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं। सो यू कैन विजिट थ्रू आवर वेबसाइट विच इज stepupacademy.com। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमें YouTube चैनल के मदद से तो देखते ही हैं, तो हर जगह ना स्टेप अप एकेडमी को फॉलो कर लेना, क्योंकि जहां से ज्ञान मिले ना वहां से ले लेना चाहिए। तो चलिए, अब बारी आती है हमारे चैप्टर की शुरुआत की, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिनाज। तो सम नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होता है? नेचुरली कई चीज़ें ऐसी होती है जिन पर हम ह्यूमंस का बिल्कुल भी बस नहीं चलता, मतलब कि हम जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं? रेनिंग, इसके अलावा थंडर स्टॉर्म, सुनामीज, लाइटनिंग, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी नेचुरल फिनोमेना है जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी सब को हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे ये ऑकर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो सबसे बड़े डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना की हम बात करें तो वो होता है लाइटनिंग और अर्थक्वेक। डिस्ट्रक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब लाइटनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से भी लाइटनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, कई लोगों की जान जा सकती है। तो इस समय हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अभी हम ये जानेंगे कि लाइटनिंग के फिनोमेना होता क्या है, कैसे ये ऑकर होता है, इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अर्थक्वेक क्या होता है और अर्थक्वेक के समय हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो लाइटनिंग ये जो चीज़ है, सबसे पहले आपने कहा देखियो कि लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्पार्क। ये एक तरीके का स्पार्क है जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? तो देखिए, हम सबको पता है कि करंट जो है उसी को ही आप लाइटनिंग या फिर स्पार्क से रिलेट करते हो, और करंट फ्लो करता है चार्ज की वजह से। तो कहीं ना कहीं लाइटनिंग भी चार्ज के कारण ही होती है, और इसका करंट का ये जो लाइटनिंग का इफेक्ट है, यस इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो लाइटनिंग का इफेक्ट है वो कई बार हम देखते हैं, जैसे कि हमारे सॉकेट में अचानक से स्पार्क लग जाना, या फिर आपने देखा होगा कि अगर इस तरह से पोल आपके घर के पास लगे हुए हैं तो उस पोल पर आप देखते हो कि ऐसी अचानक से आग लग जाती है पहले, लेकिन स्पार्क होता है, उसके बाद वहाँ पर फायर आती है। तो ये स्पार्क को ही हम लाइटनिंग से कंसिडर कर सकते हैं। तो यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन अ इलेक्ट्रिकल पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। तो जब वायर लूज हो जाते हैं, दो वायर का कांटेक्ट होता है, तो उस समय पर स्पार्क निकलता है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। और ये ज़्यादातर कब होता है? जब मौसम खराब हो। और हम खराब मौसम किसे बोलते हैं? जो कि हमें कभी कभी अच्छा भी लगता है। और वो मौसम होता है जब बहुत तेज़ी से बारिश हो रही हो, बहुत तेज़ी से हवा चल रही हो। उस टाइम पर क्या होता है, ये जो वायर्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिनके लूज कांटेक्ट के कारण, उस लूज कांटेक्ट के कारण ऊपर का, वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है, जो प्लास्टिक का कवर होता है, वो हट जाता है, और बारिश का पानी उस एरिया पे पड़ने से वहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो जनरली जब बहुत तेज़ी से हवा चल रही होती है तभी ये स्पार्किंग की कंडीशंस होती है। तो यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन अ सॉकेट। अगर आपने देखा होगा कि सॉकेट में अगर प्लग लूज लगा होता है तो उस टाइम पर भी वहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग भी क्या है?
यहाँ से देखिए, इसे नोट डाउन कीजिएगा। लाइटनिंग भी एक तरीके का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ठीक है। इट इज़ अ इलेक्ट्रिक स्पार्क जो कि बड़े स्केल पे होता है। हमारे घर में जो लाइटनिंग का स्पार्क होता है वो कैसा होता है, छोटा सा, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा स्पार्क हमें नज़र आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आसमान में कैसा होता है, तो वहाँ पर भी ये स्पार्क ही है, लेकिन कैसा स्पार्क है, जो कि एक बहुत बड़े स्केल पर होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पर होता है, ठीक है। सो लाइटनिंग इज़ दैट फिनोमेना, कि जो कि लाइटनिंग क्या है, एक तरीके का स्पार्क है। अब पहले के समय में लोग ये समझते थे कि उन्हें इसका साइंस नहीं पता होता था कि क्यों लाइटनिंग होती है, तो वो ये समझते थे कि कोई भगवान है जो कि इस तरह से हमारे ऊपर नाराज़ हो रहे हैं। तो ये ऐसा ग्रीक एंशियंट्स का मानना था। सो नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन अ क्लाउड्स। तो क्लाउड में चार्जेस के अक्यूमुलेशन के कारण, किसके कारण, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन अ क्लाउड, ठीक है। हमारे क्लाउड्स में चार्जेस का फॉर्मेशन हो जाता है और उन्हीं के ट्रांसफ़र के कारण ये जो स्पार्क है वो हमें दिखाई देता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जो गुस्से में बिजली चमका रहे हो, ठीक है, मतलब लाइटनिंग दे रहे हो। सो वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। देखिए, हमें ना डरना नहीं है, हमें लेकिन इससे प्रिकॉशन लेना है। जैसे कि अगर स्पार्क हो रहा है आपके घर में भी, तो आपको क्या कर देना चाहिए, जल्दी से जाकर के बाहर एमसीबी को ट्रिप कर दो। एमसीबी मतलब कि बाहर जो आपके घर के मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, आपको उसको जाकर के ऑफ कर देना है। तो इससे आपके घर में सब सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि घर में करंट आएगा ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, मतलब एक तरीके का ड्राई फ्रूट होता है, was rubbed with the fur, it attract the light objects such as air, है ना, हेयर। अब चार्ज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखिए, एंशियंट टाइम पे लोगों को ये तो पता था कि जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो कौन सी चीज़ है, ये एम्बर नाम का एक छोटा सा रेजिन होता था, ठीक है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप ठंडियों में वुलन के कपड़े पहनते हो या पॉलिस्टर के कोई कपड़े पहनते हो, तो वो अपने हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, क्या आपके हेयर्स को आपके वुलन क्लोथ्स बहुत पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है और इसी चार्ज के कारण हमें वो चार्ज दिखाई नहीं देता, लेकिन चार्ज दोनों जगह प्रोड्यूस हो जाने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो बच्चों, लाइटनिंग हो या फिर स्पार्क हो, इन सब के पीछे रीज़न क्या है, इन सब के पीछे रीज़न है आपके चार्ज का फ्लो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है ये अचानक से आ कहाँ से जाते हैं और चार्ज होते कैसे हैं, इन सब बातों के बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, so if you take off these clothes in a dark, you even see a spark and hear a crackling sound। और कई बार जैसे सर्दियों के समय होता है ना कि अगर आपने अपने कपड़े बाहर निकाले हो, जैसे वुलन क्लोथ्स अगर आप बाहर निकाल रहे हो, या फिर अगर आप कभी ये करते हो कि आप अपना जो ब्लैंकेट है उस पर अगर पैर चलाते हो, तो आपको रात के समय में स्पार्क नज़र आता है और क्रैकलिंग का साउंड भी नज़र आता है, दिखाई देता है ना, सुनाई देता है आप सबको, ठीक है। सो इन 1752 इसी कॉन्सेप्ट के साथ 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया कि लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर द एसेंशियली द सेम फिनोमिना। उन्होंने कहा कि जो स्पार्क आपके कपड़ों से हो रहा है और जो लाइटनिंग आपको आसमान में दिखाई दे रही है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ओके। सो हाउएवर इट टुक 200 years ऑफ दिस रियलाइजेशन टू ऑकर। लेकिन 2000 साल हमें लग गए इस चीज़ को प्रूव करने में और इस चीज़ को मानने में। अब लोगों का मानना होता है कि आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटीज़। तो इसीलिए क्योंकि किसी भी साइंटिफिक चीज़ को प्रूव करने के लिए, कोई नई चीज़ की डिस्कवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तभी तो हमें सच सच पता चलेगा ना कि क्या है। अगर कोई ऐसे ही एक बार कुछ इन्वेंशन कर दे और हम उसे मान ले, तो ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी डिस्कवरी को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत आराम से हर चीज़ को देख समझ के परखा जाता है। तो ये जो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है, निकला वो हमारे कपड़ों के स्पार्क से, लेकिन वो फाइनल हुआ कब, 2000 साल उससे पूरे होने में लगे। चल, सो अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक चार्ज।
अब हम ये जो चार्ज की बात कर रहे हैं, चलिए इसको हम समझते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कि लाइटनिंग क्या है, थंडरस्टॉर्म क्या है, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। लाइटनिंग का मतलब क्या है, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द स्पार्क प्रोड्यूस्ड इन योर सॉकेट और द स्पार्क प्रोड्यूस्ड इन योर वुलन क्लोथ्स, है ना। लेकिन एक्चुअल में चार्ज होते क्या हैं, चलिए अब इस बात को अब हम समझेंगे। We shall now study some properties of electric charges. अब हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी समझेंगे। We shall also see how they are related to the lightning and also perform some activities to understand the electric charge. अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँगी, आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई नया फ्रेंड आप बनाते हो तो आपको उसकी प्रॉपर्टी जाननी पड़ती है ना, कि अच्छा ऐसा नेचर है, ऐसा ये है, ऐसे इसकी ये हॉबीज़ है। उसी तरीके से अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी जानने वाले हैं, ठीक है। और साथ में अब हम ये जानेंगे कि कैसे ये लाइटनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वन बाय वन। और हम क्या कैसे समझते हैं, एनसीईआरटी के थ्रू हम हर एक चीज़ की एक्टिविटी करते हैं और उन एक्टिविटी के फॉर्म में हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहला चार्ज जो कि आपने महसूस किया होगा वो ये है कि जब आप अपने कॉम से, ड्राई मतलब कि सूखा हुआ आपका जो कॉम होता है, उससे जब आप बालों को कंघी करते हैं, कॉम करते हैं, और जब कंघे को दूर ले जाते हैं कॉम को, तो ये आपके बालों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, तो जब आप कॉम करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हमारे बालों पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फील होता है। ओके, सो व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ अ पेपर, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पहले उसे रब किया, है ना। अगर आप सीधे प्लास्टिक स्केल को पेपर के ऊपर लेके जाओगे या फिर एक रखे हुए कॉम को अपने पास लेकर के आओगे, तो शायद ये आपके हेयर्स को और शायद ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट ना करे। कब अट्रैक्शन होगा, जब आप स्केल को रब करने का काम करेंगे। तो जब मैंने हेयर से रब किया, तो रब करने से क्या हुआ, अब देखिए हर चीज़ क्या होती है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है। इस दुनिया की हर चीज़, इवन हम भी, हम सबके मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर चार्जेस हैं। ये चार्जेस ना ऐसे ही न्यूट्रल रहते हैं, मतलब कि सोए रहते हैं, बिल्कुल एकदम बिना उसके। लेकिन जब आप उनको फ्रिक्शन देते हो, जब उन्हें घिसते हो या फिर उन्हें रब करते हो, तो क्या होता है, वो जाग जाते हैं और जागने के साथ एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ये सारे चार्ज इस तरह से इधर उधर अरेंज होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें रब कर देते हो तो वो एक लाइन में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और कैसे अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो बाकी का पीस ऑफ पेपर है, जब आप उसके पास लेकर के जाओगे तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव चार्ज है, हमारे अंदर कितने चार्जेस हैं, मतलब किसी भी चीज़ में कितने चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो ज़्यादा वेलोसिटी के होते हैं, इसलिए वो जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं। जब वो जल्दी चार्ज हो गए तो वो आपके स्केल के पास अरेंज हो जाते हैं। अब नेगेटिव अरेंज हो गया, लेकिन पेपर तो कैसा है, न्यूट्रल कंडीशन में, उसके पास बस ऐसे चार्जेस हैं जो कि सिर्फ अट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो भाई जब आप स्केल को पेपर के पास लेके जाते हो तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सो व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, आर रब्ड, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब आप किसी भी दो बॉडीज़ को रगड़ते हो या फिर रब करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल आर रब्ड, जैसे कि मेरे पास एक रॉड है, एबोनाइट रॉड या फिर प्लास्टिक की रॉड भी ले सकते हो, उसके ऊपर अगर मैंने कपड़े को रब किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना शुरू कर जाते हैं। तो ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ की चार्जिंग आपको पहले करनी पड़ती है, तभी वो ट्रांसफ़र होता है।
अब वो कभी कभी कैसे होती है, इंटेंशनली भी हो सकती है, और कभी कभी ये चार्जिंग कैसे हो सकती है, हमें बिना पते चले भी हो सकती है। जैसे कि हम जब कॉम करते हैं तो हम कोई उसे रब करने के लिए या फिर आपके प्लास्टिक के कॉम को चार्ज करने के लिए तो आपके हेयर पर कॉम नहीं करते, लेकिन वो अनइंटेंशनली ही क्या होता है, चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके हेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसके चार्ज कैरियर्स जागरूक हो जाते हैं, मतलब कि वो एनर्जाइज हो जाते हैं, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। For example, when a plastic rod is rubbed with a piece of cloth, electrons are transformed from the rod to the cloth. तो जब आप एक प्लास्टिक के रॉड को किसी क्लोथ से रब करते हो तो ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज शुरू हो जाता है। सो अब आपको एक एक्टिविटी करना है। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विग्रेसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड or with a metallic object. Repeat the activity with a small piece of dry leaf, husk, mustard seeds, etc. अब आपको क्या करना है, बॉल पेन की जो रिफिल होती है सिर्फ उसे लेना है, उसे अच्छी तरीके से रब करेंगे। रब करने के बाद उसे आप ये सारे ड्राई सीड्स के पास लेके जाओगे, ठीक है। सो व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद द पॉलीथीन इट एक्वायर द स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब क्या हुआ, जब आपने प्लास्टिक के रॉड को रब किया तो उसमें चार्ज कैरियर्स एक्वायर हो जाते हैं, आ जाते हैं। एंड सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद द ड्राई हेयर इट एक्वायर द स्मॉल चार्ज, दीज ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब कि आप किसी चीज़ को रब कर रहे हैं और उससे चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं। In this process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. तो जब आपने क्या किया, रिफिल और प्लास्टिक के कॉम को चार्ज करने के लिए रब किया, तो उसके ऊपर आप किसको रब कर रहे थे, आप पॉलीथीन को रब कर रहे थे, और एक केस में आप हेयर्स को रब कर रहे थे। तो इस केस से क्या हुआ, दोनों में ही चार्जेस आ गए। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फेमिलियर टू यू। अब चलिए और ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज करके देखते हैं, जैसे कि collect the object and the material in the list given below. Try to charge each by rubbing with the material mentioned in a table. अब आपको हर चीज़ को रब करके देखना है। सबसे पहले रिफिल को पॉलीथीन और वुलन कॉथ से, तो क्या ये चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, यस, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज भी हुआ होगा। बलून को जब आप वुलन से, ड्राई हेयर से रब करेंगे तो क्या होगा, बलून भी आपका चार्ज हो जाएगा और बलून भी अट्रैक्शन करेगा। इरेजर और वुल को अगर आप एक साथ रब करते हैं तो क्या कोई चार्जिंग होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्या स्टील स्पून को पॉलीथीन से रब करने से ये चीज़ें कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये भी इतना कर सकता है, करेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या समझ में आई, यहाँ से हमें यहाँ से ये समझ में आया कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे जिस तरह से करंट के लिए या हीट के लिए इंसुलेटर और कंडक्टर होते हैं, उसी तरीके से चार्ज के लिए भी इंडक्टर और इंसुलेटर्स होती हैं। जैसे कि आपका रबर, वुड, ये सब कैसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। अब इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ना बच्चों, ये इसी तरीके से होता है, या हायर क्लासेस में आपको और समझ में आएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो इंसुलेटर्स होते हैं वो यहाँ पर चार्ज के लिए भी इंसुलेटर की तरह ही काम करेंगे, मतलब कि आप उनमें कितना भी रब कर लो वो चार्ज का ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, सो टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। तो अभी तक हमने ये समझा कि किस तरह से हम चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि कितने तरीके के चार्जेस होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नोन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास दो तरीके के चार्जेस एक्वायर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। All objects normally contain equal amount of positive and negative charge and therefore electrically neutral. अब आपने देखा होगा कि अगर सभी के अंदर चार्जेस हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो सब चीज़ को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, और अगर ये इक्वल अमाउंट में है तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में है, न्यूट्रल। उन्हें चार्ज करने के लिए और उन्हें एक्टिव कंडीशन में लाने के लिए आपको उनके चार्ज को इम्बैलेंस करना पड़ता है, और वो इम्बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने देखा, फ्रिक्शन से, रब करके। So when we comb dry hair, the comb get charged and can pick small pieces of paper brought near it. तो जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसके चार्जेस क्या होते हैं,
एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होना शुरू कर देते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन दिखाई देता है. So when we rub a glass rod with silk cloth or a piece of ebonite rod with the woolen material, the charge acquired by the glass rod rubbed with the silk is called the positive charge. तो देखिए, जब आपने क्या किया, when we rub a glass rod with a silk cloth, हमने ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लोथ से रब किया. The charge acquired by the glass rod rubbed with silk is called a positive charge. तो ग्लास के ऊपर, जो ग्लास की रॉड के ऊपर चार्ज आते हैं, वो चार्ज हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं. एंड दैट ऑन एबोनाइट रॉड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. और जो एबोनाइट रॉड पर आते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. ग्लास रॉड एंड एबोनाइट विल अट्रैक्ट ईच अदर while two glass rods as well as two ebonite rod will repel each other. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास की रॉड है और एक आपके पास एबोनाइट रॉड है. जब आपने दोनों को किसी वुलन क्लोथ से या सिल्क के क्लोथ से रब किया तो एबोनाइट के ऊपर कौन से चार्जेस बन जाते हैं, नेगेटिव, और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव. तो हर बार जितनी भी ग्लास की रॉड होगी सब पे पॉजिटिव चार्ज ही अरेंज होंगे. ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप किसी दो ग्लास की रॉड को आपस में पास में लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, है ना, ये अट्रैक्शन का काम करते हैं. तो जब आप एबोनाइट रॉड को और ग्लास रॉड को पास में लेकर के आओगे तो ये दोनों अट्रैक्शन का काम करेंगे. लेकिन जब आप दो ग्लास रॉड को लेकर आओगे या दो एबोनाइट रॉड को लेकर आओगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे. ओके, सो अब एक एक्टिविटी अब हम करके देखेंगे. इनफ्लेट टू बलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. अब हमने क्या किया, दो बलून लिए, उन्हें इनफ्लैट मतलब कि फुलाया. जब बर्थडे हो तो एक्टिविटी करके देख लेना. ठीक है, रब बोथ द बलून्स विद अ वुलन क्लोथ एंड रिलीज देम, है ना. अब दोनों को क्या करना है, आपको वुलन क्लोथ से रब करना है और रिलीज कर देना है. तो आप ये देखोगे कि ये दोनों आपस से कैसे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्योंकि वुलन और मटेरियल और आपके बलून का मटेरियल एक ही है ना. वुलन मतलब एक टाइप का मटेरियल है और बलून का मटेरियल एक टाइप का है. आप सेम वुलन को दोनों ही टाइप के मटेरियल पर, दोनों ही बलून्स पे रब कर रहे हो. मतलब हर बार क्या हो रहा है, आपका जो बुलन है रबर का है वो क्या हो रहा है, आपका बलून एक तरीके के चार्जेस को कैरी करेगा. जैसे एबोनाइट को एबोनाइट रिपेल करता है, उसी तरीके से दोनों बलून भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करने का काम करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, एक जैसे चार्ज उनके ऊपर आ गए हैं. Now let us repeat this activity with the used pen refill. Rub one refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand, and rub the other refill also with the polythene. Bring it close to each other. Be careful not to touch the charge and with your hand. Is there any effect on the refill in the tumbler? Do the two अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर. तो देखिए, जब आपने क्या किया कि सेम तरीके के कपड़े से दोनों को रब किया तो वो दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है. अगर आप अलग अलग मटेरियल से रब करते तो हो सकता है कि एक के ऊपर अलग चार्ज आ जाए, दूसरे के ऊपर अलग आ जाता. ठीक है, सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, है ना. अब आपने सेम मटेरियल से बनाए थे. नाउ व्हाट हैपन इफ द टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्लॉक्ड क्लोज टू ईच अदर. लेट्स फाइंड आउट. अब हमें क्या करना है, अब पहले तो हमने सेम मटेरियल से दोनों को रब किया. सेम मटेरियल से रब करने से क्या हुआ कि दोनों पर सेम चार्ज आए, इसी वजह से रिपल्शन हो रहा था. अब हम अलग अलग मटेरियल लेते हैं. ओके, सो रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर. Bring an inflated charge balloon near the refill and observe. अब आपको क्या करना है कि आपने जिस कपड़े से बलून को रब किया था और जिस कपड़े से उसी सेम कपड़े से आपको रिफिल को रब करना है, और अब रिफिल और बलून को पास मिला के देखना है. तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन. तो अब क्या हुआ, अ चार्ज बलून रिपेल चार्ज बलून. क्या हो रहा था, बलून जो थे वो रिपेल कर रहे थे, दोनों एक टाइप के मटेरियल के थे. अ चार्ज रिफिल रिपेल चार्ज रिफिल, तो रिफिल भी एक ही टाइप के मटेरियल की बनी थी, इसलिए ये भी रिपल्शन कर रही थी. बट अ चार्ज बलून एंड अट्रैक्टेड चार्ज रिफिल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि चार्ज रिफिल और बलून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे.
तो इससे क्या इंडिकेट होता है, तो एक्टिविटी 12.3 से हमें क्या पता चलता है, डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, yes, it is different kind of the charge on the balloon. Can we say them that there are the two kinds of charge? Yes, we can say that. तो yes, दो तरीके के चार्जेस होते हैं और दोनों तरीके के मटेरियल पर अलग अलग चार्ज आ गए. Can we also say that the charge of the same kind repel each other while the charges of the different kind attract each other? Yes, है ना, यही होता है. Now, it is a convention to call the charge acquired by the glass rod when it is rubbed with the silk as positive and other kind of charge is said to be negative. देखिए, कन्वेंशन का मतलब क्या है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के मटेरियल से रब करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेती है. लेकिन ये सिर्फ कन्वेंशन है, हमने चार्ज को कभी भी देखा नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बस हमें ये पता है कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं. जब एबोनाइट रॉड को अब किया जा रहा है तो उस पर प्रोड्यूस होने वाला चार्ज ग्लास की रॉड पर प्रोड्यूस होने वाले चार्ज से थोड़ा सा डिफरेंट है, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्योंकि हमने मैग्नेट से सीखा है कि अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्शन दिखाते हैं, उसी तरीके से अपोजिट चार्जेस भी अट्रैक्शन दिखाएंगे. अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इधर पॉजिटिव हो सकते हैं, हो सकता है जिसे हम पॉजिटिव समझ रहे हो वो नेगेटिव हो और जिसे आप नेगेटिव समझ रहे हो वो पॉजिटिव हो. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. लेकिन क्योंकि हमें स्टडी करना है तो हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस थे और दूसरी चीज़ में कुछ अदर चार्जेस जिसको हमने नेगेटिव नाम दे दिया. ठीक है, चलो. सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्लॉक्ड नियर द चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ विद द पॉलिथीन देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. तो जी हाँ, जब आपने एक मटेरियल चेंज कर दिया, तो जब मटेरियल चेंज किया तो दोनों के ऊपर आने वाले जो आपके चार्जेस थे वो भी अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से अलग अलग चार्जेस के कारण दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नाउ व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? यू गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी द नेगेटिव चार्ज, इज करेक्ट. यस, तो आपका जो प्लास्टिक का चार्ज है वो कौन सा, प्लास्टिक का जो आपका स्ट्रॉ है वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, कोई भी एक चार्ज कर सकता है. नाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, है ना. तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप रबिंग से निकालते हो, मतलब किसी भी चीज़ को रब करके आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दे आर सेड एज स्टैटिक चार्ज. चार्ज एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक चार्ज एंड करंट, है ना. देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और करंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ फ्लोइंग, है ना. सो द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, है ना, ये खुद से नहीं मूव करते. व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो अगर चार्जेस जब तक स्टैटिक हैं वो करंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर चार्ज मूव करना चालू कर दे तो वो करंट को प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं. सो व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन क्लास 6. The current in circuit which make a bulb glow or the current that make a wire hot is nothing but a motion of charge. तो आपने जिस करंट के बारे में पढ़ा है वो करंट कैसा है, वो चार्ज के मूव करने के कारण है. और जब चार्ज आपका स्टैटिक हो तो आपको क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे बालों का अट्रैक्ट होना आपके कॉम की तरफ, स्केल का छोटे छोटे प्लास्टिक पेपर्स को अट्रैक्ट करना, तो ये सब स्टैटिक चार्ज है. ठीक है. नाउ चार्ज के ट्रांसफ़र से करंट प्रोड्यूस होता है, ये बात हमने जानी. तो अब हम आर्टिकल नंबर 12.4 से ये समझेंगे कि हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ऑफ. इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करके देखेंगे. ठीक है. तो टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. जैम तो आप सब खाते ही होंगे, ख़त्म बहुत जल्दी हो जाती होगी, उसे आप बहुत अच्छे से ड्राई कर लीजिए, सुखा करके रख लीजिए. नाउ टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज दैन द माउथ ऑफ अ बॉटल. बॉटल के ऊपर का जो माउथ है उससे बड़ा एक कार्डबोर्ड लेना है. देन पियर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड. अब इसके बीच में एक होल कीजिए और एक मेटल की स्ट्रिप को, ये कौन सी ये क्या है बच्चे, मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड. एक मेटल की क्लिप को आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है. ओपन आउट द पेपर क्लिप, और पेपर की क्लिप को इस तरह से ओपन रखना है. कट द 2 strips of aluminum foil about 4 to 1 centimeter. हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप. अब उसे ये जो पेपर की क्लिप थी ना
ये आपके पास ऐसी पेपर क्लिप होती है ना बच्चे, ठीक है। इसको आपको खोल के इस होल के अंदर से लेके जाना है, और ये एल्यूमिनियम की फॉइल है। ये क्या है? एल्यूमिनियम की फॉइल, ठीक है। तो कट द 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड हैंग दैम ऑन अ पेपर क्लिप, और इस तरह से आप उसे हैंग कर दीजिए। अब उसे आपको गोल गोल नहीं करना है, आपको जैसे अपन ऐसा करते हैं ना कि गोल 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 रोल बना के डाल दिया, नहीं, आपको कट करना है। कैसे कट करना है? 4 सेंटीमीटर इंटू 1, 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो, इस तरह से आपको उसको कट करना है, ठीक है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। अब एकदम कार्डबोर्ड के साथ इसे परपेंडिकुलर इस तरह से अरेंज करना है। हमने एक जैम का बॉटल लिया, जैम के बॉटल के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा, जो कि आपके जैम के बॉटल के मुंह से या माउथ से बड़ा है। उसके बीच में आपने कार्डबोर्ड के बीच में एक होल किया, उसमें पेपर पिन को लगाया, और इस पेपर पिन के अंदर नीचे आपने क्या हैंग कर दिया है? 2 एल्यूमिनियम की फॉइल, जिसका साइज यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। नाउ चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको रिफिल को चार्ज करना है। एंड हाउ विल यू चार्ज इट? जैसे हमने एक्टिविटी 12.3 में किया था, रब कर लीजिए हेयर से या कपड़े से, उसे उस पर फ्रिक्शन कर दीजिए, उसे अगेन रब कर दीजिए, तो वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नाउ चार्ज द रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको उसको पेपर क्लिप के एंड से पर टच कर देना है। ऑब्जर्व वॉट इफ। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, करके देख रहे हैं ना। चलिए, तो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप? क्या फॉइल की स्ट्रिप पे कोई भी इफेक्ट आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल आएगा। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? क्या वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं? नाउ टच अदर चार्ज बॉडी विद द एंड ऑफ नाउ टच द अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको जो चार्ज बॉडी है उसे पेपर क्लिप के एंड से टच करना है। Do foil strips behave in a same way in all cases? Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strips repel each other? So when we touch the refill, हमने रिफिल को जब चार्ज करके टच किया तो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। हमने अलग तरीके से भी करके देखा तो भी रिपेल कर रही थी। सो द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। अब एक्चुअल में क्या हुआ? हमने एल्यूमिनियम की फॉइल को बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया, लेकिन एक चार्ज रिफिल को जिससे ये कनेक्टेड है उस पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये जो चार्ज थे उन्हें एक रास्ता मिला और इस पिन की मदद से वो फॉइल तक पहुंच गए। जब फॉइल तक पहुंचे तो एक ही टाइप के चार्ज पहुंचे होंगे, जिसकी वजह से दोनों फॉइल पर सेम चार्ज आ गया, और ये सेम चार्ज आ जाने से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हमने पिन ही क्यों लिया था? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगर मैं इसकी जगह प्लास्टिक लेती तो मे बी ये प्लास्टिक के कारण ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, जबकि जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इसलिए जब आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल को एक मेटल के ऊपर इस तरह से हैंग किया और रिफिल से चार्ज को ट्रांसफ़र किया तो चार्ज आपके उस वायर से ईजिली ट्रांसफ़र हो गए। The strips carrying similar charge repel each other and they become wide open. Strip जो है वो similar charge को उन्होंने acquire कर लिया, ले लिया, और एक दूसरे से वो repel करने लगे, दूर होने लगे। Now, such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. ऐसे डिवाइसेस को हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ चार्ज है या फिर नहीं, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। सो दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन सिर्फ कब? जब उसे कंडक्टिंग पाथ मिले। विदाउट कंडक्टिंग पाथ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र नहीं करता। तो thus we find that electrical charge can be transferred from charged object to another through the metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with the hand and you will find a change in the foil strip. They come back to their original state. तो जब आप उन्हें टच करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज यू सून एज टच द पेपर क्लिप विद द हैंड। वो धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी।
Why does it happen? The reason is that foil strips lose charge to earth through your body. अब आप जब जब उसे टच कर रहे हो तो ये बार बार कोलैप्स क्यों हो रही है, बार बार टकरा क्यों जा रही है? इसीलिए क्योंकि जब जब भी आप टच कर रहे हो आपकी बॉडी के टच की वजह से उसका चार्ज फिर से ज़ीरो हो जा रहा है, वो बार बार न्यूट्रल हो जा रहा है. सो वी से दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज. तो इस कंडीशन में फॉयल की स्ट्रिप को आप क्या कहोगे जब आपने उसे टच कर दिया तो? कि वो डिस्चार्ज हो गई. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग. ठीक है, तो ये आपने एक्चुअल में क्या किया है, अब जब आपने उसे टच कर दिया तो बेसिकली आपने अर्थिंग प्रोवाइड कर दी, क्योंकि आपसे टच होकर के चार्ज अर्थ में चला गया. तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. तो आप जब टच कर रहे थे तो आपकी वजह से चार्ज आपकी बॉडी से अर्थ में चला गया. इसी बेस पर अर्थिंग काम करती है. अर्थिंग वर्ड आपने जनरली सुना होगा आपके घरों में, तो बिल्डिंग्स में आपके फायर इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ्टी के लिए अर्थिंग की जाती है. ठीक है, तो अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स, हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए, एंड ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट का अगर कोई लीकेज है, मान लीजिए कि आपके घर में 3 वायर आ रहे हैं, एक जिससे आपका करंट आ रहा है और एक जिससे आपका रिटर्न पाथ है, तो एक अर्थिंग वायर भी लगाया जाता है. अर्थिंग वायर का काम क्या होता है कि अगर कहीं लीकेज आ रहा है तो उस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए. ये चीज़ आप 10th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है, लेकिन चार्ज को जब आप एनर्जाइज कर देते हो तो वो ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं. जैसे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे देखा आपने? ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हमने देखा एक बॉडी से चार्ज का दूसरी बॉडी में जाना. ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है? जब बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो. अगर बीच में कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा तो चार्ज विल नॉट एट ऑल फ्लो, है ना, चार्ज फ्लो नहीं करेगा. इसी तरीके से लाइटनिंग भी होती होगी. चार्ज हमारे आसपास है, ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो हवा में तो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि पानी में ट्रांसफ़र करते हैं. लास्ट वाली एक्टिविटी में, लास्ट चैप्टर में हमने करके देखा था कि यस, चार्ज कैन फ्लो थ्रू द लिक्विड. तो इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है क्या तभी लाइटनिंग दिखती है क्या? इसी करंट, जी हाँ, इसी वजह से. तो चलिए अब जानेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. अब अगर इसकी बात की जाए कि लाइटनिंग कैसे आती है, सबसे पहली बात तो आप सबको पता है कि बारिश का जब मौसम होता है तभी बारिश के बाद आपको लाइटनिंग सुनाई देती है, और वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लाइटनिंग के समय. कई बार ये होता है कि बारिश नहीं भी हो रही होती है, लेकिन दूर से हमें ये साउंड आता है कि कहीं ना कहीं लाइटनिंग ज़रूर हुई है. तो ये लाइटनिंग होती कैसे है? अब देखिए, नॉर्मल रबिंग से तो यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा. यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में दो चीज़ों के टकराव के कारण चार्ज प्रोड्यूस होते हैं. तो देखिए, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. During the development of thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली हमने जब रॉड के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस करना चाहा तो हमने क्या किया कि एक कपड़े को रॉड के ऊपर इस तरह से आपने रब कर दिया, तो इससे उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हो गए. लेकिन अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की, लाइटनिंग की, तो वहाँ पर तो हम ऐसे कोई रबिंग नहीं कर सकते. तो वहाँ पे भी कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं? तो यहाँ पर जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्योंकि बारिश के बूंद हैवी है तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आती है और आपकी जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, तो एक का मोशन अपवर्ड हो रहा होता है और ड्रॉपलेट का कैसा होता है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा होता है. ठीक है, तो इसके कारण ये जो विग्रस मूवमेंट होता है ये आपके चार्जेस का सेपरेशन बनाना शुरू कर देता है. मतलब कि आपको दो तरीके के चार्जेस इस केस में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे. एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है. तो इनके लगातार फ्रिक्शन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है और एक नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को एक्वायर कर लेता है. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. और अब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पे रबिंग किसकी होती है, तो एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स के. एयर का ऊपर जाना, पानी के ड्रॉपलेट्स का नीचे जाना. अब देखिए, ये जो क्लाउड्स हैं वो बेसिकली क्या है, बड़ा सा एक पानी का इतना बड़ा बूंद है. ठीक है, तो ये जो क्लाउड है जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज
रहते हैं और जब नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये एयर के मूवमेंट के कारण ऐसा होता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो कि ऊपर के क्लाउड में है, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है जो कि नीचे की क्लाउड में है, उनमें क्योंकि पानी है तो पानी की वजह से पाथ मिल जाता है, और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन चार्जेस का फ्लो शुरू कर देती हैं। और ये इतने एक्सेस अमाउंट में होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसका साउंड हमें लाइट के बाद दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस not yet completely understood, the positive charge collected near the upper edge of the cloud and the negative charge accumulate the near the lower edge। बेसिकली क्या होता है कि जब एयर आपके ऊपर की तरफ जाती है तो पॉजिटिवली चार्ज आपके ऊपर करंट एक्वायर हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ। तो ये एक्यूमुलेशन, देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड, और साथ ही साथ यहाँ नीचे ग्राउंड पर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। अब हवा ने क्या किया, ऊपर के क्लाउड्स को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, बीच के को नेगेटिव, और अराउंड अर्थ के अराउंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अब इससे होगा क्या कि जो चार्ज है उन्हें फ्लो करने का एक बड़ा सा रास्ता मिल जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि जो बिजली है वो ऊपर तो दिखती है, जो थंडर है वो ऊपर तो दिखता है आपको, वो नीचे भी इसलिए आता है क्योंकि नीचे भी पानी के ड्रॉपलेट्स होने की वजह से ये जो बिजली है वो नीचे तक पहुंच जाती है। जब तक पानी की बूंदें नीचे नहीं आएगी आप देखोगे कि थंडर भी नीचे नहीं आ पाता है। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, अब ये थंडर होता कब है, जब ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो जब इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। लेकिन तो इतना ज़्यादा चार्ज हो जाने की वजह से पानी में, एयर में, क्योंकि पानी के ड्रॉपलेट्स हैं तो ये जो चार्ज है वो हैवी अमाउंट में नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेक ऑफ अ ब्राइट लाइट एंड साउंड। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में मिलते हैं जिससे कि बहुत तेज़ी से साउंड के साथ में चार्ज प्रोड्यूस होता है। वी स्ट्रेस अ लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये जो प्रोसेस है इसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। अब देखिए वहाँ पर सिर्फ एक क्लाउड तो होगा नहीं, 2 से ज़्यादा ही क्लाउड होंगे। जितने ज़्यादा क्लाउड होंगे उतना ज़्यादा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। तो और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ टुडे वी नीड नॉट गेट फ्रेटेंड बाय लाइटनिंग लाइक योर एंशिएंट डिड। अब भाई पहले के ज़माने में तो लोग बहुत डरते थे, लेकिन अब हमें ये जो डर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए बेसिक फिनोमेना तो हमें यही पता है कि चार्ज एयर के फ्लो के कारण ऐसा होता है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इसके और बेहतर तरीके से एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे चार्ज एक्वायर हुए हैं इन सबको जानने के लिए अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन बेसिक जो इसका आइडिया है वो बिल्कुल सही है कि एयर के फ्लो की वजह से ऊपर के जो क्लाउड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो नीचे के चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नाउ लाइटनिंग सेफ्टी। अब भाई जब भी लाइटनिंग हो रही हो, बहुत तेज़ी से बिजली चमक रही हो, तो हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी आपको थंडर का साउंड सुनाई देता है तो आप अलर्ट हो जाएं। ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड में खेलने गए हैं तो ग्राउंड में खेल ही रहे हैं, नहीं। जैसे ही बिजली चमकने की आवाज़ आती है, थंडर का साउंड आता है, देखिए बिजली इतनी अच्छी है, मतलब कि क्योंकि साउंड हमारा जो है ना वो बाद में आता है, आपको दिखती पहले है। तो एकदम से लाइट दिखे तो समझ जाइएगा कि बिजली चमक रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुरंत दौड़ना है और घर की तरफ भागना है। ठीक है, कभी भी थंडर को सुन करके आप सेफ प्लेस को ढूंढिए। नेवर गो इन बिसाइड ऑफ अ ट्री, मतलब कि ट्री के नीचे कभी भी आपको या उसके आसपास नहीं जाना है। ठीक है, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। सबसे सेफ प्लेस कौन सा होता है, हमारा घर ही होता है, क्योंकि भाई बिजली चमक रही है उसके बाद तो बारिश होगी, आप ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे, है ना। तो घर के अंदर ही आप, जब बहुत तेज़ी से बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है, तो आपको घर के अंदर रहना है। इफ़ यू आर
traveling by the car or by bus, you are safe inside with the windows and doors of the vehicle shut. अब मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे थे, आप किसी दूर जर्नी कर रहे थे और आप कार के या बस के अंदर हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपनी कार का और बस की हर एक विंडो को, हर डोर को बंद करके ही आपको रखना है, क्योंकि आपको कोई पाथ नहीं देना है। देखिए, जब आप 9th से 10th क्लास में जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए पाथ चाहिए होता है। तो ये जो पाथ है वो आपकी बॉडी से भी होता हुआ जा सकता है, ठीक है। तो ये पाथ आपको इनकम्प्लीट करना है, मतलब खुद तक बिजली को पहुंचने से रोकना है, ठीक है। चलिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, जितने भी डोर्स हैं या फिर आपके गेट्स हैं, इन सबको बंद करके रखना है। अब अगर मान लीजिए कि आप घर के आसपास हैं तो आप तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आउटसाइड अगर आप हैं तो क्या करना है, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ये देखिए, नो बोल रही है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं, आप अगर स्कूटी से जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी बारिश के समय सेफ नहीं है। आप अगर कहीं बाइक या स्कूटी से जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो बिल्कुल ट्रैवल मत कीजिए, दुर्घटना से देर भली, ये चीज़ तो सुनी होगी। तो आप अपनी कार या बाइक को साइड में पार्क कीजिए किसी सेफ प्लेस पर। अब सेफ प्लेस भी कैसा होना चाहिए, ऊपर जो शेड है वो टिन का या फिर आपके किसी भी मेटल का नहीं होना चाहिए। आप किसी बिल्डिंग के अंदर जाके स्टे कीजिए या प्लास्टिक के कोई अगर शेड है उसके नीचे जाके स्टे कीजिए, ठीक है। नाउ ओपन फील्ड्स, tall trees, shelter in parks, elevated places do not protect from lightning strokes। अभी जितने भी ओपन फील्ड है, आप सोचो कि हम किसी ट्री के नीचे नहीं रहें, आप सोचो कि हम किसी शेड के नीचे नहीं रहें, तो हम ओपन फील्ड में खड़े रहें तो सेफ रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ओपन फील्ड में भी लाइटनिंग के टाइम पर आपको नहीं रहना है, ठीक है। चलो, और है कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया। अब जनरली लोग क्या करते हैं हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला को लेके जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से बिजली चमक रही है तो आप अपने अम्ब्रेला को बंद करके रख दीजिए, क्योंकि बिजली जो है वो अम्ब्रेला के ऊपर, आपने देखा होगा एक मेटल का पॉइंट होता है, उस मेटल के पॉइंट से आपके हाथ तक आते हुए अपनी बॉडी से जा सकता है। तो अम्ब्रेला कभी भी आपको, पहले तो मेटल का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का अम्ब्रेला इज़ वेरी गुड। तो आप उस मेटल के अम्ब्रेला को लेकर के बाहर ना जाएं, और बाहर ना जाए ऐसे थंडरस्टॉर्म में तो ज़्यादा बेहतर है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर द शॉर्टर ट्री। अगर मान लीजिए कि आप फॉरेस्ट में फंस गए हैं तो आप कभी भी लॉन्ग ट्री के नीचे ना करें, पाइन ट्री या फिर पाम ट्री या कोकोनट ट्री, इनके आसपास बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा हाइट होती है वो उतना ज़्यादा बिजली को कैच कर लेगा, ठीक है। तो इससे आप बचना अगर चाहते हो, लेकिन जंगल में अगर फंस ही गए हो, तो किसी केव या फिर पत्थर के नीचे रहें या फिर किसी शॉर्ट ट्री के नीचे रहें, ठीक है। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। और अगर मान लीजिए कि शॉर्ट ट्री नहीं है, ऐसा कोई भी केव नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो इन सबसे दूर रहिए और इस तरह से पोजीशन ले लीजिए। दिस इज़ द पोजीशन जो कि आपको बिजली से या ठंडर से बचाती है। इससे क्या होगा कि देखो, बिजली क्या करती है, जो सबसे बड़ा या लंबा चीज़ है उसके ऊपर सबसे पहले आती है। तो आप जब अपने आप को इस तरह से कवर कर लेते हैं तो आप एक बहुत स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हो, मतलब एक छोटे सी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हो। तो इस पोजीशन में आपको रहना है। ये पोजीशन कैसी है? स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, डू नॉट लाई ऑन अ ग्राउंड। लेटना नहीं है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, छोटा होना है ना। तो स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, थोड़ा सा नीचे झुके। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, इस तरह से नीज पे हाथ रखें। विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, और अपने हेड को अपने हैंड के बीच में रखें। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, और आप एक स्मॉलेस्ट टारगेट बन जाएंगे तो और आपके ऊपर बिजली नहीं आएगी, ठीक है। अब आप सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को हम ऑन करके बाइक पे जाते हैं। अब आपने सुना होगा कि आजकल न्यूज़पेपर में एक दो इंसिडेंट अभी रिसेंट के मैंने सुने हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर बिजली गिर गई और स्कूटी पर गिरी और वो पूरी तरह से जल गया। यस, आप यकीन मानिए कि वो जल गया।
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन ऑन कंडीशन पे था। अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास है, ऑन है, तो आप उसे स्विच ऑफ करके अपने बैग के अंदर रख दीजिए, क्योंकि वो सबसे जल्दी लाइटनिंग को कैच करता है। ठीक है, सो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। ये सारी चीज़ों में लाइटनिंग जो है वो सबसे जल्दी कैच करेगी, क्योंकि ये सब ऑलरेडी चार्ज होते हैं। चार्ज के पास आना पसंद करेगा कि नहीं? तो लाइटनिंग इन सारे कॉर्ड्स के पास आना पसंद करती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? आपको इन सब से दूर रहना है। अगर बहुत ज़्यादा पर प्रॉब्लम जा रही है लाइटनिंग की, तो आप अपने घर के जितने भी मेन स्विचेस हैं उन्हें बंद करके रखें, डिम लाइट में बैठें तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ वो अपने टेलीविज़न सेट को, अपने जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इन सबको आपको बंद करके रखना चाहिए। अदरवाइज दे कैन कैच द फायर और दे कैन कैच द थंडर। नाउ ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे कही है उन सब से कॉन्टैक्ट आपको दूर रखना है ना? ये आपको सिखाया जाता है। नाउ इनसाइड द हाउस, तो इनसाइड द हाउस के लिए मैंने बताया कि जब थंडर हो तो हमें घर में भी प्रोटेक्शंस लेने हैं। एंड दीज प्रोटेक्शंस आर, इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन, है ना? मोबाइल फ़ोन और कॉर्डलेस फ़ोन का आप घर के अंदर यूज़ कर सकते हो। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू द वायर्ड फ़ोन। लेकिन अगर कोई किसी को आप फ़ोन लगा रहे हो और उसके पास वायर्ड फ़ोन, वायर्ड मतलब कि लैंडलाइन अगर उसके घर में है, तो उसे फ़ोन मत कीजिए, अदरवाइज उसको शॉक लग सकता है ना? बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। किसी भी तरीके के रनिंग वाटर से कॉन्टैक्ट आप मत रखिए। जब आपका थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो रही है तो आप घर में भी शॉवर के नीचे नहाए ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक द कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इन सारी चीज़ों को अनप्लग्ड करके रखना है। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, लाइट को सिर्फ ऑन कर सकते हैं, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, है ना? वो आपको, क्योंकि अंडरग्राउंड रहती है तो वो कोई हार्म आपको नहीं पहुंचाती। अब आप सबको हम बता दें कि अब घर में इतने सारे प्रोटेक्शंस हमें लेना पड़ रहा है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे कि हम इन सारे प्रोटेक्शंस को ना करें तो भी हम बच जाएं? तो जी बिल्कुल है। आप अपने घर में लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में इस तरह से एक कंडक्टर को अपने छत पे लगाते हैं, जिसका अंडरग्राउंड कनेक्शन होता है और वो अर्थ के अंदर जाता है। अर्थ के अंदर क्या लगी होती है? कॉपर प्लेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए बिजली कड़की, है ना, बहुत तेज़ी से बिजली आ रही है, बिजली मतलब कि लाइटनिंग। अब भाई अपन देसी लैंग्वेज में तो बिजली कहते हैं, इसलिए बिजली बिजली, ठीक है? तो मान लीजिए कि इस तरह से लाइटनिंग आ रही है। ये जो लाइटनिंग है, ठीक है, ये क्या करेगी? इस कंडक्टर पे जाएगी और इसे एक पाथ मिल जाएगा। तो ये यहाँ वहाँ जाने की बजाय सीधे इस कॉपर प्लेट से अर्थ के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर को लगाते हैं, है ना? तो बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? एक मेटालिक रॉड को लगा देते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान लगाई जाती है, और इसे आप वो आपके वॉल के अंदर से जाती हुई अर्थ में चली जाती है। मेटालिक एक रॉड है, मतलब मेटल की एक रॉड, है ना? देन वन एंड ऑफ द रॉड इज कैप्ट आउट इन द एयर, एक एंड को बाहर रखा जाता है, एंड अदर इज बरीड डिप इन द ग्राउंड, और दूसरे को आप ग्राउंड के अंदर गाड़ देते हैं। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। और ये जो पूरा वायर है, ये जो आपका पूरा मेटल का रॉड है, ये बहुत ईजी पाथ दे देता है चार्जेस को, कि आप आसमान से, एयर से निकल करके कहाँ पहुँच जाए? ग्राउंड में पहुँच जाए। ठीक है, नाउ the metal columns used during the construction, electrical wires and water pipe in the building also protected us to an extent, है ना? अब हमारे घर में जो मेटल की रॉड्स होती हैं, कई घरों में आपने देखा होगा ऊपर लगी होती हैं, साथ में हमारे जो वायर्स होते हैं, तो ये सब भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बट डू नॉट टच दैम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, लेकिन उनके पास आप बिल्कुल भी ना जाएं। तो भाई अभी हमने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, कि ये अर्थक्वेक आता कैसे है। चलिए,
सो अर्थक्वेक में आपने देखा होगा कि ये कश्मीर की एक फ़ोटो है जहाँ पे बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक आया, सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर गई। अर्थक्वेक का एक कॉमन चीज़ आप क्या देखते हो कि आपकी जो अर्थ होती है, जो अर्थ की सरफेस होती है, उसमें गहरी दरार आ जाती है ना। तो आखिर क्या ऐसा होता है अर्थ के अंदर, चलिए हम इसी बात को समझते हैं। You just learn about the thunderstorm and lightning. These natural phenomena can cause large scale of destruction of human life and property. अब ये जो thunderstorm और lightning होती है, इससे human life की, property की बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इन सब से हम बचाव, और हम इनका प्रिडिक्शन किया थंडरस्टॉर्म आने वाला है तो हम इन सब से सेफ्टी ले लेते हैं। The weather department can warn about the thunderstorm developing in some area. अब ये जो वेदर आपके डिपार्टमेंट वाले होते हैं तो उन्हें पहले से ही ये अंदाज़ा हो जाता है, वो क्योंकि वेदर रिपोर्ट हर दिन की चेक करते रहते हैं, पैरामीटर्स को हर दिन चेक करते हैं। अगर पैरामीटर कुछ अप एंड डाउन होते हैं तो उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले समय में थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तो वो आपको पहले ही अवेयर कर देते हैं। ठीक है, बट if a thunderstorm occur, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying. तुम बेसिकली अगर कोई थंडरस्टॉर्म आता है तो उसके पहले आप लाइटनिंग या फिर साइक्लोन पहले ही देख सकते हो। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। तो भाई ये जो भी फिनोमेना होने वाले हैं कि साइक्लोन आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो हम ये सारे प्रोटेक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। लेकिन अभी भी क्या है कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो है अर्थक्वेक, भूकंप। It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. ये क्या करता है, ये ह्यूमंस की लाइफ को एक बड़े स्केल पर डैमेज करता है। साइंटिस्ट लगातार कोशिश में रहते हैं कि हम इस अर्थक्वेक का रीज़न जान पाए, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। बड़ी ही दिक्कत होती है क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के कोर से आने वाली चीज़ है, जिसको समझना बहुत प्रॉब्लम है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar town of the North Kashmir. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. अब ये गुजरात का जो भुज डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर इतने बड़े लेवल का भूकंप आया। समझ रहे हैं आप सभी? तो मतलब कि ये जो भूकंप आना है, अर्थक्वेक आना है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, सो आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक एंड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो बेसिकली अर्थक्वेक को अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि ये कैसे आता है, कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? एंड अर्थक्वेक इज अ sudden shaking and trembling of the earth which lasts for a very short time. अब आपने देखा होगा, अचानक से आपने जब स्टोरी सुनोगे ना तो आपको समझ में आया कि अरे हम बैठे हुए थे, अचानक से किचन के सारे बर्तन गिरने लगे, अचानक से पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, या फिर कभी कभी आपको पता चलेगा कि हम तो बस उठे और बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो ये समझ रहे हैं आप कि बिल्कुल अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के टाइम पर इतना सब कुछ हो जाता है और भूकंप इतनी तबाही मचा देता है। ठीक है, सो ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन बहुत ही भयानक होता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर, बहुत ही डीप, अर्थ के अंदर बहुत अंदर जाएं आप, वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से अर्थक्वेक ऑकर होते हैं। अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम, ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। आपको एक बात बताएं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, नहीं, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस अर्थ के कोर के अंदर होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप अर्थक्वेक को कभी कभी फील कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। जब ये डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है, लेकिन जब ये डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होते हैं तो हमें नोटिस भी नहीं होते। अच्छा, एक बात और है कि हमारी पूरी अर्थ में ना अलग अलग जोन है। कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर इनको ज़्यादा महसूस किया जाता है और कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर इनका होना ना होना पता ही नहीं चल पाता। तो जहाँ ऐसे जोन है वहाँ पर ये इफेक्ट इनका ज़्यादा आपको पता चलता है। नाउ द मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। अब देखिए, ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स हैं जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते,
they can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. अगर ये आएंगे, अगर ये जो बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस अगर अर्थ के अंदर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बिल्डिंग में ब्रिजेस, डैम, ये सब टूट जाते हैं, लोगों को बहुत नुकसान होता है. देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक कैन कॉजेस फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज. अब अर्थक्वेक की वजह से आपके बहुत बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं, मतलब कि बाढ़ आती है. लैंडस्लाइड मतलब कि ज़मीन धसकना शुरू हो जाती है, नीचे ज़मीन का टूटना शुरू हो जाता है. और सुनामी, सुनामी मतलब समुद्र का पानी बहुत तेज़ी से आना इस तरह से शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ी सुनामी 2004 में 26 दिसंबर को देखी गई, जिसमें ऑल द कोस्टल एरियाज आर अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस. जिसके कारण क्या हुआ कि जितने भी कोस्टल एरियाज थे, कोस्टल एरियाज का मतलब जो सी के किनारे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस देखे गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर समझ में आई. ठीक है. नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी 12.6, इन विच यू नीड टू मेंशन, यू नीड टू टेक अ आउटलाइन मैप. ये आउटलाइन मैप है. ठीक है. लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन इंडिया. तो हमारा ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, यहाँ पर है. ठीक है. मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर्ड द डैमेज. अब इंडियन ओशन में उस समय पर ये जो सुनामी आई थी, तो वहाँ पर किस किस कंट्री ने हमारे साथ डैमेज को सफ़र किया, ये हमें चेक करना है. Collect account of the devastations caused by the tsunami in India from your parents and other elder in the family or in the neighborhood. और उस सुनामी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में गई उस सुनामी के आने के बाद, ये चीज़ आपको देखनी है. चलिए, सो हियर इज़ वन एक्टिविटी जिसमें आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ कहाँ हमारे साथ साथ ये सुनामी का इफेक्ट दिखा होगा. तो देखिए, हमारी जो इंडियन ओशियन है उससे जुड़ी हुई जो कंट्रीज़ हैं, उसमें सबसे पहले तो श्रीलंका है. श्रीलंका के बाद थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़. इसके बाद अगर आप इस साइड चलेंगे तो सोमालिया, केन्या, तंजानिया, ठीक है, स्काइचल, एंड इसके बाद आपका ये जो मदागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर, ये सारे इंडियन ओशियन के आसपास हैं. मालदीव्स हैं. तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा उस समय पर नुकसान हुआ. ठीक है. चलो, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक. माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल, एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक प्लेस. हाउ कुड इट बी ट्रू. हाँ, क्या हमारी अर्थ का कोर एक बुल के दो हॉर्न पर, सींगों पर है? जब वो सींग चेंज करता है तो अर्थक्वेक आता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, हम साइंस पढ़ रहे हैं. ये एक मिथ है जो कि कई तरीके के लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों. दिस इज़ आ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. जैसा आप देख रहे हो, हमारी अर्थ के अंदर की अगर पहली लेयर को हटा दिया जाए तो पहली लेयर होती है क्रस्ट. ठीक है. उसके बाद और अंदर जाओगे तो वो होती है मेंटल. उसके बाद होती है आउटर कोर, और अंदर होती है इनर कोर. इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारी अर्थ बनती है. तो ये ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो इतनी सारी लेयर का कॉम्बिनेशन है. सबसे पहले जैसे क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर आउटर कोर, इनर कोर. ठीक है. सो इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ द अर्थक्वेक. उन्हें अर्थक्वेक का रियल रीज़न पता ही नहीं होता था. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by the Bujo's grandmother. तो जैसे अफवाहें फैलती हैं, मिथ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आई कि भाई ये बुल के सींग में अर्थ रखी है, वो चेंज होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं. तो पहले क्योंकि रीज़न नहीं पता था तो लोग कुछ भी कहानियाँ बनाते थे, लेकिन असल में क्या होता है. सो सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसी की तरह और भी जो मिथ है वो आपको दूसरे वर्ल्ड के पार्ट्स में भी दिखाई देंगे. ओके. सो व्हाट कुड कॉजेज एन डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ. तो पहली बोल रही है कि जब ऐसे मिथ सही नहीं है तो एक्चुअल में होता क्या है. चल, नाउ वी नो दैट द tremors are caused by disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. Tremors मतलब क्या होता है. Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust.
है ना। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो भूकंप के झटके, अर्थक्वेक के झटके आपको नजर आते हैं, जिसको आप अर्थक्वेक कहते हो, वो क्यों आते हैं? क्योंकि आपके जो क्रस्ट वाली लेयर है ना, उस पर कुछ डिस्टर्बेंस ऑकर होता है। एक्चुअल में डिस्टर्बेंस कैसे ऑकर होता है? तो हमारी जो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो एक लेयर नहीं है, वो छोटे 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 क्या है, आपका एक वन पीस का नहीं है पार्ट। उसमें क्या है, जैसे एक पीस है, जैसे आप वो पजल खेलते हो ना, पजल में ऐसे जुड़े हुए रहती हैं चीज़ें, तो वो पजल की तरह ही है। ये अलग 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 टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये इनको कहते हैं फ्रैगमेंट। तो इट इज़ फ्रैगमेंटेड, ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। हर एक फ्रैगमेंट को क्या कहते हो आप? प्लेट कहते हो। ये अलग अलग आपकी प्लेट्स हैं। और ये जो प्लेट है वो एकदम स्थिर नहीं है भाई, अर्थ का मोशन होता है तो साथ साथ ये जो प्लेट्स हैं वो भी कंटिन्यूअल मोशन में होती है। मतलब कि इतना ज़्यादा धीरे 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 ये हमारे समुद्र के ऊपर या फिर क्रस्ट की जो लेयर है वो क्या होती है, मूव करती रहती है। अब कभी कभी क्या होता है कि इनके मूवमेंट से ये जो दो लेयर होती हैं, ये मान लीजिए मूव कर रही है, अचानक से ये वाली इससे टकरा गई। अब जब टकरा गई तो क्या होगा भाई, हम इसके ऊपर रहते हैं तो हमें तो झटके महसूस होंगे, हमारी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? क्योंकि भाई झटका लगा है, टक्कर हुई है, ठीक है। तो व्हेन दे बर्स्ट पास्ट वन अनदर और प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू द कोलिजन, दे कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इसी वजह से आपको अर्थक्वेक समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, झटके आपको ट्रेमोर्स नजर आते हैं। तो if scientists know so much about earthquake, can they also predict when and where the next one will strike? अब भाई साइंटिस्ट को अगर ये पता है कि अर्थक्वेक के आने का कारण क्या है, तो क्या वो ये पता नहीं लगा सकते कि भाई कब आने वाले हैं? तो जी नहीं, अभी तक हमने साइंटिस्ट ने ऐसी खोज नहीं की है कि हम इसका पता लगा सकें। लेकिन हम बस इसकी इंटेंसिटी पता लगाते हैं कि कितना तेज़ ये जो ट्रेमोर था या फिर अर्थक्वेक था ये आया था। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. अब देखो भाई, जैसे कि आप हो, अभी हमें पता तो चल गया है, आपको भी पता चल गया है कि अर्थक्वेक आता कैसे है, हम सबको पता चल गया है। एटलीस्ट हमें ये पुराने इजिप्टिशियंस की तरह ये नहीं लगता है कि भाई किसी बैल के सर के ऊपर अर्थ रखी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें साइंस तो पता चल गई है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च बहुत चल रही है कि कैसे अर्थक्वेक का आना पता लगे, अभी तक उसे पता नहीं किया गया है। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड ऑल्सो कॉजेज ट्रेमोर्स। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपके अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट लेयर है वो एक लेयर नहीं, वो टुकड़ों में है, और वो आपस में जब टकराते हैं तो ट्रेमोर्स आते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई रीज़न होता है? तो बिल्कुल, ये जो आपके वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज क्या होते हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर गर्म ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से ऊपर से फट के ये जो ज्वालामुखी है, जो ज्वाला है, जो गर्माहट है, ठीक है, ये बाहर निकलती है, जिसको आप क्या कहते हो, वॉल्केनो कहते हो। तो जी हाँ, वॉल्केनो के कारण भी अर्थ पर ये जो ट्रेमोर्स हैं ये हमें समझ में आते हैं। तो ट्रेमोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वॉल्केनो अरप्ट, मतलब कि जब ज्वालामुखी फटता है तब भी ये जो वॉल्केनोज ट्रेमोर्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। और द मेटेरियो हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरीड आउट, या फिर कोई मेटियोर जो होता है जो आपके कहीं स्पेस से आकर के आपके अर्थ के अंदर आ जाए, तो अगर जब वो टकराएगा तब जाकर के आपको भूकंप समझ में आता है, या फिर अगर कोई एक्सप्लोजन, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अर्थ के अंदर हो रहा है तब ऐसा होता है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? अर्थ की प्लेट के मूवमेंट की वजह से। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू ऑकर। अब ये जो बाउंड्रीज होती हैं, देखिए बाउंड्रीज का मतलब क्या है, अब देखिए ये आपका माउंट एवरेस्ट और ये हिमालय है, ठीक है। अब ये मूवमेंट ऑफ इंडियन, अब ये जो हिमालय ये कैसे बना? ये ऐसे बना कि ये जो तिब्बतियन प्लेट थी और यहाँ पे जो इंडियन प्लेट थी ये बहुत तेज़ी से टकराए। इनके टकराने से क्या हुआ कि ये जो बीच का सरफेस था ये इस तरह से उठ गया और यहाँ पर बड़े बड़े आपके हिमालयाज बन गए, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, किन जगह पर पड़ता है? जो कि बाउंड्रीज पर होती हैं। जैसे कि अगर
ये आपका दो बाउंड्रीज हैं, अगर कभी ये आकर के एक दूसरे से टकराई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर बाउंड्री पर रहने वाले बाउंड्री के शहरों पर होता है, ठीक है। सो सिंस द अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन। तो जो बाउंड्री पर होते हैं उन वो सबसे ज़्यादा वीक जोन है, तो वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर। अब भाई ये प्लेट तो धीरे धीरे जा रही है, जो बीच में है उनको तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बाउंड्री पर लोग रह रहे हैं उनकी बाउंड्रीज टकराने की वजह से उन्हें ये अर्थक्वेक ज़्यादा परेशान करेंगे और वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा। द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज द सेस्मिक और फॉल्ट जोन। सेस्मिक और फॉल्ट जोन क्या होते हैं? वो जोन जो कि प्लेट के बिल्कुल बाउंड्री पर होते हैं, आपकी अर्थ की प्लेट के, अर्थ की मतलब कि अर्थ की जो डिफरेंट प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज पर प्रेजेंट होने वाले जोन जहां पर अर्थक्वेक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है उसे हम सेस्मिक और फॉल्ट जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं? सेस्मिक या फिर फॉल्ट जोन। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर। अब हमारा कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल for northeast run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic plain, some areas of South India also fall in the danger zone। तो ये जो डेंजर जोन है वो ज़्यादातर कहाँ है? इधर है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और कुछ कुछ एरियाज हमारे इन साउथ साइड पर भी है, ठीक है। नाउ the power of an earthquake is expressed in terms of the magnitude on a scale called the Richter scale। अब रिचर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके मैग्नीट्यूड को, कि कितनी मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू का अर्थक्वेक आया था, तो उसकी जो वैल्यू निकालने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो रिचर स्केल है। एंड रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव द मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। अगर आप रिचर स्केल पर उसके मैग्नीट्यूड को नापोगे तो वो 7 से ज़्यादा का होता है। सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक है वो किसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 से ज़्यादा। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड और ग्रेटर देन 7.5। तो जो कश्मीर और भुज में 2003 एंड 4 में आया था वो आपका 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है। चलो, द ट्रेमोर्स प्रोड्यूसेस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द सेस्मिक वेव। तो भाई जब भी क्या होता है कि दो आपका प्लेट टकराती है तो एक वेव जैसी, मतलब कि आप समझिए कि ज़मीन आपकी इस तरह से उखड़ी हुई हो जाती है, तो ये जो वेव क्रिएट होती है इसको अपन सेस्मिक वेव्स कहते हैं। अब आप देखिए कि एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, मिट्टी की प्लेट, इन दोनों को आप टकराओगे तो टकराने से क्या होगा? वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे और ये वाइब्रेशन की वजह से वेव क्रिएट हो जाती है, अर्थ आपकी पूरी ऊपर नीचे हो जाती है। इसे आप क्या कहते हो? सेस्मिक वेव कहते हो। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। ये सेस्मिक वेव को सिस्मोग्राफ की मदद से आप रिकॉर्ड करते हो। इट इज अ डिवाइस विच यूजेस द सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव मतलब कि जब भी भूकंप आता है, जब भी दो प्लेट टकराती हैं तो उनसे जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, उनकी जो वेव निकलती है, उसे आप रिकॉर्ड करने के लिए सेस्मोग्राफ का यूज या फिर सेस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन द ट्रेमोर्स ऑकर। इसके अंदर क्या होती है? एक तरीके की वाइब्रेटिंग रॉड होती है और एक पेंडुलम होता है। रॉड लगी हुई है और पेंडुलम है। जैसे ही आपका अर्थक्वेक आया तो ये पेंडुलम क्या होगी? आपकी मूव करना चालू करेगी। जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो ऑकर हो रहा होगा। विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमोर्स ऑकर। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, और इस वाइब्रेटिंग सिस्टम के साथ एक पेन अटैच होता है जो कि आपको इस वाइब्रेशन के ऊपर ये वाइब्रेशंस बना के देता है कि कितने ज्यादा हाई वाइब्रेशन का अर्थक्वेक आ रहा है, और जितने ज्यादा वाइब्रेशन उतना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आपको नजर आएगा। तो ये जो आपका टिपिकल एक सिस्मोग्राफ है, इस सिस्मोग्राफ में क्या है बेटा? इस तरीके की एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक चार्ट पेपर रोल के ऊपर लगा हुआ है, रोटेटिंग ड्रम है और पेंडुलम की बॉब है। जैसे जैसे पेंडुलम की बॉब रोटेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आसपास, मान लीजिए कि मैंने टेबल के ऊपर एक इस तरह से पेन को लटका दिया है और वहाँ से मैं इस तरह से उस पर पुश कर रही हूँ तो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। ज़्यादा पुश करूँगी तो ये ज़्यादा मूव करेगा, धीरे धीरे करूँगी तो धीरे धीरे करेगा। तो ये क्या करेगा? इस तरह से वाइब्रेशंस को बनाएगा, पहले धीरे धीरे, ठीक है, फिर और धीरे धीरे। अब देखो ये ज़्यादा 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 वाले कैसे हैं? ये पास 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 होंगे, और जितने पास होंगे उतना ज़्यादा आपका जो चार्ट पेपर है वो ये बताएगा
यहाँ पे चार्ट पेपर के ऊपर ये वाइब्रेशंस बनते हैं जिसमें एक बहुत ही पतली निव का पेन लगा होता है। तो ये पेंडुलम का बॉब वाइब्रेट होता है और इस तरह से वाइब्रेशंस को बना करके हमें ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका मैप है अर्थक्वेक का कि एक्चुअल में इनसाइड अर्थ क्या हो रहा होता है। तो दीज आर द सेस्मिक वेव्स जिसकी मैं बात कर रही थी। ये वेव्स इस तरह से क्रिएट होती है एंड दिस इज द एपिक सेंटर, जहां से सेंटर मतलब कि वो पॉइंट जहां पर दो आपकी ये जो क्रस्ट और अर्थ जो आपके दो प्लेट्स है वो टकराई होगी। तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बाद इस तरह से जो वेव है ये क्रिएट होती जाती है और ये आपके ऊपर की तरफ लेयर बढ़ेगी तो आपका भूकंप और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। The pen records the seismic wave on a paper which moves under it. By studying this wave, scientists can construct a complete map of the earthquake as shown in a figure. जैसा हमने फिगर में देखा था वैसा वो एक ग्राफ बनाते हैं। They can also estimate its पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, साथ ही साथ इसकी पावर भी निकाल के बताते हैं कि कितनी पावर का ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो आ रहा है। ठीक है, इस पेपर के ग्राफ की मदद से। सो नाउ व्हाट आर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब हम जानते हैं कि भाई अर्थक्वेक आएगा, अभी तक हमने ऐसा कुछ हम अर्थक्वेक को रोका जा नहीं सकता, ना लाइटनिंग को रोका जा सकता है बिकॉज दे आर नेचुरल फिनोमेना। हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये चीज़ें होती ही होती हैं, बस वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो हमें कैसे प्रोटेक्शन लेना है इन बातों पर अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म होगा। सो वी नो दैट फ्रॉम द अर्लियर पेजेस द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। ये दोनों चीज़ें हमें पता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये जानते हैं कि वो बहुत नुकसानदेह है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है। सो इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल द टाइम। हमें पूरे समय पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो सेस्मिक जोन। अब सेस्मिक जोन क्या होता है? वो जोन जो कि आपकी दो प्लेट्स के लेयर के बीच में आता है, तो वहाँ पर आपको बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। तो पीपल लिविंग इन अ सेस्मिक जोन वेयर द earthquake are more likely to occur। seismic zone जहाँ पर ज़्यादा earthquake आते हैं have to be specially prepared। उन वहाँ के लोगों को बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। First of all, the buildings in this zone should be so designed that they can withstand major tremors। अब आप मान लीजिए कि आप एक ब्लॉक वाला गेम खेलते हो, तो उस ब्लॉक वाले गेम में आप इस तरह से ब्लॉक को जमाते हो तो ब्लॉक अच्छे से रहता है ना, थोड़े से वाइब्रेशन पे गिरता नहीं। लेकिन अगर मैं ब्लॉक को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा रखूँगी तो थोड़े से वाइब्रेशन पे ब्लॉक्स नीचे गिर जाएंगे। तो बस बिल्डिंग को बनाते समय भी आपको मटेरियल का और उसके डिज़ाइनिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। आजकल मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बन रही है और IIT रुड़की के साइंटिस्ट ने आपको डिज़ाइन भी बना के दिया कि किस तरह से आप अपने अर्थक्वेक से अपने घर को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो अर्थक्वेक से बच सकते हैं। सो इट इज़ एडवाइज टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, है ना। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इन हाईली सेस्मिक एरिया। द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो टिम्बर और मड का यूज ज़्यादा किया जाता है। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर फॉल्स डैमेज विल बी द हैवी। ठीक है, आपका जो वॉल है वो आपको बहुत हल्का रखना पड़ता है। जैसे कि आप अगर किसी सेफ जोन में रह रहे हैं, सेंट्रल जोन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर तो अर्थक्वेक बहुत कम आएगा। तो आप देखते हो कि हमारी बिल्डिंग्स की रूफ बहुत भारी भारी होती हैं, तो ऐसे जोन में आपको ऐसे घर नहीं बनाना है, ये बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आया तो वॉल नीचे आएगी तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए लाइट वॉल का यूज़ करना चाहिए। इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड एंड द शेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल। अब वॉल के अंदर ही आपको क्या होता है कि आजकल हम लकड़ियों के या अलग अलग तरीके के शेल्फ को लगाते हैं, ये वॉल के अंदर ही बने हुए हों, ये हमें करना चाहिए। कहाँ पर? अर्थक्वेक जोन, सेस्मिक जोन्स में। फिर बात करते हैं, बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर, सो दैट इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन अ पीपल। पीपल पर मतलब हमारे ऊपर ना गिरे, ऐसी जगह पर आपको लगाना चाहिए। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू द अर्थक्वेक, इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली द टॉल बिल्डिंग हैव द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन द वर्किंग ऑर्डर। अब हमें ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ये भी
हमारे घरों में लगा के रखना चाहिए। ठीक है, सो जिस डिज़ाइन की मैं बात कर रही थी जो कि IIT रुड़की से आपका एक बन के आया था, ये है, ये देखिए, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक द क्विक रेजिस्टेंस हाउस। द क्विक मतलब कि अर्थ क्विक रेजिस्टेंस हाउस कैसे बनाना। अर्थ क्विक रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अर्थ से क्विक से बचाने वाला। ओके, तो इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो ये भाई वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कि किस हिसाब से आप बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये तो हम आर्किटेक्ट और जो हमारे कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं वो बेटर जानेंगे, हम सिर्फ डिज़ाइन देख सकते हैं, दैट्स इट, है ना। चलिए, अब आप मान लीजिए कि किसी ऐसे जोन में रहते हैं या फिर आप रहने गए हैं कुछ दिनों के लिए और अर्थक्वेक आ जाए, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो नंबर 1 कि जब आप घर के अंदर हो तो क्या करें। टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप टेबल के अंदर चले जाइए और जब तक कि आपका शेक करना बंद ना कर जाए उसी के अंदर रहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। इफ़ यू आर इन अ बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अगर आप बेड पर सो रहे हो और अचानक से हिलने लगे तो पिलो को अपने सर के ऊपर रख के छुप जाइए। अगर आप बाहर हैं तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर रहें। ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस ड्रॉप टू द ग्राउंड, और सीधे ग्राउंड के पास जाएं, ग्राउंड में चले जाएं, ट्री के पास, पोल के पास, किसी भी लंबे से स्ट्रक्चर के पास से दूर हट जाएं क्योंकि अर्थक्वेक आने पे वो आपके ऊपर गिर सकता है। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस, डू नॉट कम आउट। अगर कार और बस के अंदर है तो बाहर नहीं आना है, लेकिन बिल्डिंग से दूर अपनी कार को ले जाना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, धीरे धीरे चलें, बहुत तेजी से ना चलें। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमोर स्टॉप, और जब तक ट्रेमोर स्टॉप ना हो जाए बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो बेटा कैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में कहाँ आता है, अर्थक्वेक में क्या प्रोटेक्शन लेनी है, बाहर क्या लेनी है, घर के अंदर क्या लेनी है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। साथ ही मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग कैसे ऑकर होती है, लाइटनिंग में सेफ कैसे रहें। उसके पहले हमने देखा था कि लाइटनिंग तो चार्ज की वजह से होती है, आखिर ये चार्ज आते कैसे हैं, तो हमने 1-2 एक्टिविटी से समझा कि किस तरह से चार्ज ऑकर होते हैं और ये क्यों ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। तो अब ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है। क्रस्ट, डिस्चार्ज, अर्थ प्लेट के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप, लाइटनिंग, कंडक्टर्स के बारे में, जो कि आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर लगाते हो, लाइटनिंग कंडक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, रिचर्स स्केल, सिस्मोग्राफ, थंडर, थंडरस्टॉर्म, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और साथ ही साथ सुनामी और ट्रेमोर्स क्या होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करें, अच्छे से उनको रीड आउट करें, तब जा करके आप नेचुरल फिनोमेना को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। इसी तरह से और वीडियोस को देखने के लिए कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी, और इतने प्यार से हमारे लेक्चर को सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।